हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 11 अप्रैल और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया के बारे में। साथ ही जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसके बारे में देखेंगे। पोषण पखवाड़ा 2026 के बारे में देखेंगे। बायोफार्मा शक्ति स्कीम के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे SMPOS यानी कि ये जो स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस हैं इनके बारे में देखेंगे। देन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे मखाना यानी कि जिसे हम फॉक्सनट कहते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यहाँ पर वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य जो है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग द नौरादेई एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन मध्य प्रदेश। एंड सेकेंड, it is characterized by a savanna-like terrain that resembles the South African veldt, making it suitable for cheetahs. And third statement, the Vamner River, which flows through the reserve, is critical habitat for rare turtle species. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व is a massive protected area of 2,339 square kilometer and it was officially notified in September 2023 after merging the Noradehi and Durgavati wildlife sanctuaries. It spans the districts of Sagar, Damoh and Narsinghpur. The Mohali range within the reserve features open grasslands and shrub forests described as savanna-like. This topography is very similar to the South African veldt, providing the ideal open hunting ground required for the high-speed chases of cheetahs. The Bamni River intersects the reserve, supporting a rich riverine ecosystem. This includes diverse aquatic life and rare turtle species such as Tira prince and Sundari. The reserve is unique as it will be the first site where cheetahs coexist with significant population of tigers, leopards and Indian wolves, making it a vital landscape for large carnivorous conservation in India. आप ध्यान रखेंगे ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये 7th टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding agroforestry in India. यहाँ पर जो भारत में कृषि वानिकी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है India has formally adopted a national agroforestry policy, making it the first country globally to be such a dedicated policy. Second, the Model Rules 2025 aim to standardize the registration of land for agroforestry and simplify
द सर्टिफिकेशन ऑफ टिम्बर प्रोड्यूस्ड ऑन फार्मलैंड्स। और थर्ड स्टेटमेंट है, एग्रोफॉरेस्ट्री करेंटली ऑक्युपाइज अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल लैंड एरिया। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है जो भारत में एग्रो फॉरेस्ट्री है यानी कि कृषि वानिकी, उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ये करंटली ऑक्युपाई करती है अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ द इंडियाज जियोग्राफिकल लैंड एरिया, ना कि 25%। देख सकते हैं। So India's National Agroforestry Policy 2024 was a global first, setting a framework to integrate trees on farms for ecological and economic stability. So the Model Rules 2025 for felling of trees in agricultural land were issued to address the cumbersome process of obtaining permits, standardizing registration, and simplifying the transit and certification of timber. So this is a critical reform to promote trees outside forests. एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें तो करेंटली आपने देखा कि इट ऑक्युपाइज अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल एंड लैंड एरिया, नॉट 25%. While the government aims to increase this convert significantly through missions like the Green India Mission and PMDDKY, the current footprint remains much smaller than a quarter of the country. सो आप ध्यान रखेंगे जो इंडिया की नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है वो आई है 2014 में। और भारत में करंटली जो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो एरिया है, ज्योग्राफिकल लैंड एरिया, वो है 8%। यहाँ पर जो PMDDKY है ये स्कीम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 12, 2025 को। This scheme aimed at transforming agriculture in 100 aspirational agricultural districts. ये जो स्कीम है ये 2025 26 से 2030 तक के लिए है और साथ ही ये फोकस करेगा ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The production linked incentive scheme for food processing industry is implemented by which ministry? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित जो प्रोत्साहन योजना है वो किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसका कार्यान्वयन किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आप देख सकते हैं द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज अचीव्ड cumulative investment of over 9,000 crore, exceeding the committed 7,000 crore, indicating strong industry response. इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टू बूस्ट इंडियाज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर।
And this scheme aims to promote Indian food brands globally and create large scale food manufacturing champions. So it focuses on increasing value addition, expanding processing capacity, and generating employment, especially in rural and off farm sectors. So the scheme is being implemented for 6 years from financial year 2021-22 to financial year 2026 and 27. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of पोषण पखवाड़ा 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पोषण पखवाड़ा जो 2026 है उसका विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं न्यूट्रिशन फॉर ऑल, सेकंड हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया, थर्ड मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ, या फिर माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। आपको बताना है 2026 में जो पोषण पखवाड़ा है उसका थीम यानी कि विषय क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस वर्ष की थीम है मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड द 8th edition ऑफ पोषण पखवाड़ा फ्रॉम 9th to 23rd of April 2026। सो ये एक 15 डे नेशन वाइड कैंपेन है जो कि एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है इन मार्च और अप्रैल टू प्रमोट न्यूट्रिशन अवेयरनेस एंड हेल्दी ईटिंग थ्रू जन आंदोलन एंड जन भागीदारी। The theme for 2026 is maximizing brain development in the first 6 years of life. It promotes play based education to support holistic development and school readiness. So, the campaign highlights the role of parents and communities in reducing children's screen time and encouraging active engagement. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Biopharma Shakti scheme. सो यहाँ पर जो बायोफार्मा शक्ति स्कीम है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ डेडिकेटेड नेशनल इनिशिएटिव एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द इकोसिस्टम फॉर बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। सेकेंड, the scheme operates through a triple helix model involving industry, academia, and government. And third, a, a primary goal is to capture 50% of the global biopharmaceutical market share by 2030. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है जो बायोफार्मा की शक्ति स्कीम है इससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है स्टेटमेंट थर्ड, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर जो ग्लोबल कैप्चर की बात की जा रही है वो 5% है ना कि 50%। आप देख सकते हैं So, Biopharma Shakti initiative is designed to transition India from a low-cost generic producer to a global hub for high-value biologics and biosimilars medicines derived from living organisms.
So it utilizes a triple helix approach, fostering collaboration between government regulators, academia researchers, and industrial manufacturers to translate lab research into market-ready products. So the specific target set by the government is to capture 5% of the global biopharmaceutical market share, not 50%. And the scheme is supported by the 10,000 crore outlay over 5 years and focuses on reducing import dependence for complex therapies like those used in cancer and rheumatoid arthritis. So it also includes regulatory strengthening by adding specialized personnel to the CDSCO to align approval timeframes with global standards. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the International Conference on Spacecraft Mission Operations यानी कि SMOPS 2026 held? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अंतरिक्ष यान मिशन संचालन 2026 जो है इस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु या फिर न्यू दिल्ली। आपको बताना है अंतरिक्ष यान मिशन संचालन जो 2026 है इस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये किया गया है बेंगलुरु में। आप देख सकते हैं The second edition of International Conference on Spacecraft Mission Operations SMOPS 2026 is held from 8th to 10th of April 2026 in Bengaluru with the theme Innovative Operations for Smart and Sustainable Space Mission Management Next Generation. So it is jointly organized by the Indian Space Research Organization, Astronautical Society of India, and International Academy of Astronautics. So ये जो कॉन्फ्रेंस है इट फोकसेस ऑन मिशन ऑपरेशंस, एडवांस्ड मिशन डिजाइन, ऑटोमेशन, लार्ज कॉन्स्टेलेशंस, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, रोबोटिक्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, space policy, and interplanetary exploration. It also addresses future-oriented topics in both upstream and downstream space sectors and evolving ground station operations. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में जो सेकेंड एडिशन आयोजित किया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ये किया गया है बेंगलुरु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The headquarters of Indian Council of Agricultural Research is located in which city? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसका मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर हैदराबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आईसीएआर का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है न्यू दिल्ली में। आप देख सकते हैं Indian Council of Agricultural Research set up a special task force to design mitigation strategies for agricultural sector challenges. So ICAR जो है ये एक autonomous body है under the Department of Agricultural Research and Education, Ministry under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
इसको स्टैब्लिश किया गया ऑन 16th ऑफ जुलाई 1929 अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 बेस्ड ऑन रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिकमेंडेशंस। ICAR जो है ये प्ले करता है की रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एडवांसिंग एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है न्यू दिल्ली में। आपने देखा कि ये जो ICAR है ये एक एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल साइंस थ्रू आउट द कंट्री। It is also responsible for guiding research institutes and universities in agriculture, horticulture, fisheries, and animal science. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state is the leading producer of makhana, also called fox nuts? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य मखाना, जिसे हम फॉक्स नट के नाम से भी जानते हैं, इसका अग्रणी उत्पादक है। आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, हरियाणा, झारखंड या फिर बिहार। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। मखाना का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो है बिहार, और हाल ही में आपने देखा होगा कि जो मखाना बोर्ड का निर्माण किया जा रहा है वो भी बिहार में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं exports of makhana, also known as fox nuts, have declined due to reduced demand and prices caused by the ongoing West Asia war. Makhana is the dried edible seed of the prickly water lily or gorgon plant and is nicknamed the black diamond because of its dark outer layer. The plant is native to Southeast Asia and China but is now cultivated worldwide. And in India, it is mainly produced in Bihar, West Bengal, Manipur, Tripura, Assam, Jammu and Kashmir, Odisha, Rajasthan, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जबकि अगर हम लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो वो है बिहार। And Makhana is included under the Union Government's One District, One Product scheme. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।